यहाँ पर जो है ये हमारा सेकंड लेक्चर है स्ट्रेट लाइन का। देखते हैं बेटा, पहले मैंने बोला था कि मैं स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट हो, ये है x1 y1। मान लीजिए मेरे पास ये दूसरा पॉइंट हो बेटा x2 y2, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों से पास होने वाली लाइन जो है ये द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, इसका अगर मुझे स्लोप लिखना हो, मान लीजिए स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, तो स्लोप होता है बेटा y2 माइनस y1, मतलब y का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, x2 माइनस x1। तो इसकी आप थोड़ी आदत डाल सकते हैं बेटा कि अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए हों x1 y1 एंड x2 y2, मुझे उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप चाहिए, तो बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और सुनिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, जैसे एक ये लाइन हुई एक ये लाइन हुई, ये दो पैरेलल लाइन है, तो बेटा अगर इसका स्लोप जो है, मान लीजिए इसको मैंने L1 बोल दिया, इसको L2 लाइन बोल दिया, अगर इसका स्लोप M1 है, मान लीजिए बेटा कि दूसरी लाइन का स्लोप M2 है, तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप ऑफ M1 मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप इक्वल टू सेकंड लाइन का स्लोप होता है। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है बेटा। और बात को सुनिए, अगर मेरे पास इफ लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, देन M1 इंटू M2 इक्वल टू जो है वो -1 होता है। दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? -1। मतलब ध्यान रखना कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप क्या होता है बेटा? उनका प्रोडक्ट -1 होता है उनके स्लोप का, ठीक है। तो मान लीजिए दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, एक ये लाइन हुई, एक इसके ऐसे परपेंडिकुलर लाइन हुई बेटा। तो यहां से क्या दिख रहा है मुझे? M2 इक्वल टू -1 अपॉन M1, मतलब एक दूसरे के -1 अपॉन करके आते हैं ये। मान लीजिए अगर इस लाइन का स्लोप M है तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? -1 अपॉन करके आ जाएगा बेटा, ऐसे। कोई दिक्कत है इसमें? बात को समझ पा रहे हैं बेटा? ठीक है ना। तो एक लाइन का स्लोप M है तो दूसरी का -1 अपॉन M होगा। अब देखें आगे, तो मुझे पता लग गया दो लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर दो पॉइंट दिए हैं, अगर दो पॉइंट दिए हैं तो उनसे जाने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा, सही है। अच्छा बेटा, यहां पर हमारे पास क्या होता है कि कुछ बेसिक जो ट्रायंगल के सेंटर्स हमें ध्यान रखने हैं। जैसे एक होता है बेटा सेंट्रोइड, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक होता है बेटा मेरे पास सर्कमसेंटर, एक होता है बेटा मेरे पास ऑर्थोसेंटर। ऐसे ही अभी मेरे पास और भी है बेटा, इन सेंटर, एक्स सेंटर, मैं उनको बाद में पढ़ूंगा दो चीजों को। पहले 5 तरीके के सेंटर होते हैं, 3 ये हो गए, 2 अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके बाद। पहले इन 3 को पढ़ लेते हैं। बेटा अगर मैं सेंट्रोइड की बात करूं तो इसका आपको ये होता क्या है? ये मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट था, है ना बेटा। मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए A B C ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ये इसका मीडियन है। मीडियन क्या होता है वो मैंने बताया था कि मिड पॉइंट को मिलाते हैं सब वर्टेक्स से, सामने वाली साइड की मिड पॉइंट को। मान लीजिए ये ऐसे गया बेटा,
ये दोनों सेम होगा, मान लीजिए ये ई है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या है बेटा, सेंट्रोइड है। ठीक है, वो बेटा तीसरे को भी मिलाएंगे ना, वो यहीं से पास होगा, उसकी टेंशन आप मत लेना। मीडियंस, तो सेंट्रोइड क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। ठीक है, और देखिए जो सेंट्रोइड होता है उसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। क्या होता बेटा, अगर मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1/1, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2/2, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3/3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। कोई दिक्कत? और देखिए बेटा, सेंट्रोइड क्या करता है, सेंट्रोइड जो है जब इन वर्टेक्स से मिलता है तो तीन अलग अलग ट्रायंगल बने बेटा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो इन तीनों का एरिया क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। मतलब ट्रायंगल ए बी जी इक्वल टू ट्रायंगल बी सी जी इक्वल टू ट्रायंगल ए सी जी। ये एरिया जो है बेटा सेम होते हैं, इसका एरिया, इसका एरिया और बेटा इसका एरिया, तीनों के जो एरिया हैं वो इक्वल होते हैं बेटा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, ये एरिया सेम हो गए। अब और आगे देखें, अगर मैं बात करूं सरकम सेंटर की, है ना, तो सरकम सेंटर जो होता है बेटा वो होता है, मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, अगर मैं इसका सरकम सर्कल बना दूं, सरकम सर्कल का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा सर्कल जो इसकी सारी वर्टेक्स से पास हो, उसे कहते हैं सरकम सर्कल। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा सरकम सर्कल। किसे कहेंगे सरकम सर्कल, एक ऐसा सर्कल जो सारी वर्टेक्स से पास हो। ठीक है भैया, एक ऐसा सर्कल जो सारी वर्टेक्स से पास हो, उसे कहेंगे हम लोग सरकम सर्कल। अब और आगे देखिए, तो ये क्या हो गया, सरकम सेंटर क्या हो गया, इसका जो सेंटर होगा उसे कहेंगे सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर इज सेंटर ऑफ सरकम सर्कल। सही है भैया। और आगे देखिए, इसकी रेडियस को बोलते हैं सरकम रेडियस, है ना। ये तीनों से इक्वल होती है बेटा डिस्टेंस, सरकम सेंटर की सारी वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल होती है। डिस्टेंस ऑफ सरकम सेंटर फ्रॉम ईच वर्टेक्स इज इक्वल। ठीक है बेटा, ये ऐसा हो गया। और देखिए, अगर हम बेटा और आगे की बात करें तो इसका वैल्यू कैसे निकलने, अच्छा ये भी तो किसी का इंटरसेक्शन रहा होगा ना बेटा। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास, बड़ी समझदारी से देखना बेटा, बहुत बारीक चीजें हैं ये। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब लाइन साइड के परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रहा है दो पार्ट में साइड को, है ना। तो तीनों साइड्स के जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, तीनों साइड्स के जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो आता है वो सरकम सेंटर पे जाके मिलता है। मतलब ये हो गया कि सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स
ऑफ साइड, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा, और देखिए बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे इसका फॉर्मूला था ना फिक्स सेंट्रोइड का, ये ऐसे इसका भी अपना एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए सारे एंगल tan A tan B tan C हो, मतलब सॉरी A B C हो, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये है A वाला जो है वो है x1 y1, B वर्टेक्स है बेटा x2 y2 और C वर्टेक्स है मान लीजिए x3 y3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2a प्लस x3 sin b, x2 के साथ में b, x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। सही है भैया, कोमा सिमिलर मैनर में क्या है बेटा, y वाला, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? सही है, अब देखते हैं बेटा और आगे। तो इसमें जो है हमारे पास तो बेटा इसमें जो है हमारे पास ये सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले में क्या निकालना होगा बेटा, x1 x2 x3 y1 y2 y3, मतलब ये तीनों वर्टेक्स चाहिए होंगे और बेटा तीनों इंटरनल एंगल चाहिए होंगे, ABC आर इंटरनल एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, देखो इन सबको याद रखना, तरीके हमारे पास दूसरे भी आएंगे जब मैं आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, इनको आसान तरीके से सॉल्व करने वाले। ठीक है, जैसे मैं बात करूं बेटा ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या है, ऑर्थो सेंटर किसी सर्कल का सेंटर नहीं है, जैसे सेंट्रोइड किसी सर्कल का सेंटर नहीं था। मान लीजिए ये है मेरे पास ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल है बेटा ये। मान लीजिए मैंने ऐसे एल्टीट्यूड डाला बेटा सामने वाली साइड्स पे, है परपेंडिकुलर डाला मैंने सामने वाली साइड पे, ऐसे ही मैंने यहां से भी परपेंडिकुलर डाला सामने वाली साइड पे। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना बेटा, यही होता है ऑर्थो सेंटर। मतलब ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड बोलो या परपेंडिकुलर बोलो, बात एक ही है, एल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑन अपोजिट साइड। बात समझ में आ रही है? तो हर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जब परपेंडिकुलर डालेगा तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर कहलाता है। सही है बेटा, तो एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन, ये क्या हुआ, सेंट्रोइड क्या हुआ बेटा, मीडियंस का इंटरसेक्शन, ये हुआ परपेंडिकुलर साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन, ये हुआ सामने वाली साइड्स पर डाले गए एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। सही है, इसका भी फॉर्मूला होता है x1, जैसे इंटरनल एंगल को ABC मान लिया और वर्टेक्स को क्या मान लिया, x1 A को x1 y1, B को x2 y2 और बेटा C को x3 y3 मान लिया। जैसे इसमें sin 2a आता था ना, उसमें tan a आएगा, तो x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, कोमा। ऐसे ही बेटा और क्या है, y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a कोमा tan b कोमा tan c, मतलब sin 2a की बजाय ये tan आ गया। ठीक है भैया, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, लेकिन इससे पहले में क्या निकालना जरूरी है, tan a tan b tan c, मतलब तीनों इंटरनल एंगल्स निकालने जरूरी होंगे। सही है, और देखिए आगे बेटा, पहले मैं इन तीनों से रिलेटेड ही कुछ बातें बता देता हूं, फिर मैं चलूंगा इन सेंटर।
ठीक है। मान लीजिए अगर मैं बात करूं ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड, जिसे हम जी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, और बेटा सरकमसेंटर, सरकमसेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, ठीक है। तो इन्हें जब आप ज्वाइन करवाते हो, ये हमेशा एक ही लाइन में होता है, फिक्स है, ये हमेशा कोलिनियर होते हैं। ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड और सरकमसेंटर हमेशा एक ही लाइन में मिलते हैं, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो। और बेटा इनके बीच में 2:1 का रेशियो होता है डिस्टेंस। मतलब यहां मुझे लिखना चाहिए कि भैया ऑर्थोसेंटर इन एनी ट्रायंगल, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड, circumcenter, all three are collinear and divide, and centroid मतलब G divides orthocenter and circumcenter in ratio 2:1, मतलब O की तरफ से 2 और इधर की तरफ से 1 होता है। इसमें कोई दिक्कत है बेटा आपको? 2:1 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ऑर्थोसेंटर और सरकमसेंटर जो है उनको मिलाने वाली लाइन को सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट कैसे लाना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि सेक्शन फॉर्मूला हम उसको कहते हैं। सही है। तो अगर ऑर्थोसेंटर पता है, सरकमसेंटर पता है, तो हम सेंट्रोइड निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा थोड़ा और सुनिए, है ना, 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल देंगे। ये मैं आपको बताने वाला हूं कैसे निकालते हैं किसी रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट। देखिए मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है जैसे कोई राइट एंगल, बेटा स्पेशल केस भी तो लिखो। स्पेशल केसेस क्या होते हैं, फॉर्मूले तो हमने लिख लिए। स्पेशल केसेस ये हैं कि अगर मान लीजिए कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल सारे जो सेंटर है ना, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, सेंट्रोइड हो, सरकम सेंटर हो, और आगे की बात भी इन सेंटर भी हो, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, या मैं सीधे लिख दूं all the centers are at same point, ठीक है बेटा। ये तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, तो कोई एक पता है तो दूसरा खुद ही वही हो जाएगा। मान लो ऑर्थो सेंटर पता चल गया तो सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर सब उसी को बोलते हैं, ठीक है। और देखिए अब अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो बेटा ये कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास ABC, ये 90 डिग्री है। तो बेटा इसमें जो सरकम सेंटर होता है ना, वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, और जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, वो यही वर्टेक्स बन जाती है। यही जो वर्टेक्स है ना 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है, यह खुद ही ऑर्थो सेंटर होता है। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, पहला पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज सरकम सेंटर। दूसरा देखिए, एंड ये जो है, ये परपेंडिकुलर वाली जो ये है, परपेंडिकुलर वाली जो वर्टेक्स है, या मुझे लिखना चाहिए वर्टेक्स विद 90 डिग्री एंगल इज ऑर्थो सेंटर। मतलब ये वर्टेक्स ही सीधे ऑर्थो सेंटर कहला देती है, और बेटा ये जो है
हाइपोटेनस का मिड पॉइंट सीधे सीधे सर्कमसेंटर कहलाने लगता है इसके राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। ठीक है बेटा, ओके। और देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा बेटा, मैंने बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल whose vertex are 0, 0, 6, 8, -4, 3। बेटा मेरा तो ये मानना है कि जब सारे ये दे देना, कोई सा भी सेंटर मांग ले या सेंटर के बीच के डिस्टेंस मांग ले, जब भी सेंटर की बात कर दे, चाहे सर्कम सेंटर की बात करें, चाहे ऑर्थो सेंटर की बात करें, चाहे इन सेंटर की बात करें, चाहे सेंट्रोइड की बात करें, किसी की भी बात करें, और वर्टेक्स दे दे, तो मेरा तो ये मानना है बेटा कि पहले ना इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लिया करो, सारे वर्टेक्स के बीच की। तो साइड्स आने के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, कहीं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं है, और कहीं ये, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जनरल बात करेंगे, फिर फॉर्मूला से जाएंगे, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल और या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल निकल आया तो चीजें आसान हो जाएंगी। कोई भी एक सेंटर निकालो, सारे सेंटर आ जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट दे देंगे, सर्कम सेंटर आ जाएगा। वर्टेक्स जहां 90 डिग्री है वो दे देंगे तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा, तो चीजें आसान हो जाएंगी बेटा। सही है, तो देखिए सबसे पहले हम, तो जब भी ये दे, मान लो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको भी, इसको सी, तो पहले आप ए बी निकालिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कितना हो जाएगा, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर, ये हो गया कितना, 10 हो गया। ऐसे बेटा मान लीजिए मैंने निकाला बी सी, सिंपल फॉर्मूला लगा रहा हूँ, x1 - x² y1 - y2², ये बेटा मेरे पास हो गया 5√5। ठीक है, 2 दूनी 4 5, हाँ ठीक है। और देखिए बेटा, अगर मैंने निकाला बेटा ए सी, कितना हो गया, ए और सी के बीच का डिस्टेंस 5। सही है, तो अब आप बड़े ध्यान से देखिए, मुझे देखना है कि कहीं ये कोई स्पेशल केस तो नहीं। बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल तो है नहीं, वरना तीनों साइड सेम होती, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो है नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल चेक करें बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में वो होता है ए बी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सबका स्क्वायर निकाल के देख लो, इसका स्क्वायर है 100, बेटा बीसी का स्क्वायर कितना है 125, बेटा एसी का स्क्वायर कितना है 25। बेटा मुझे दिख रहा है इन दोनों का सम इसके इक्वल है, मतलब ये हो गया कि बीसी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है। सही है बेटा, मतलब ये क्या हो गया बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। समझ गए बेटा, ऐसे चेक कर लिया करो। अगर नहीं हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, फिर तो बेटा वो मेन फॉर्मूले अपन लगाएंगे ही बाहर वाले, है ना, उनको कैसे लगाना है वो भी फिर मैं आगे बताऊंगा, वो क्वेश्चन मैं आगे करूंगा। लेकिन अगर ये आसान चीजें दिख जाए, मान लो आपने चेक किया जो वर्टेक्स दे रहे हैं उनको, उनकी डिस्टेंस निकाली, साइड्स की लेंथ आ गई, आपने चेक कर लिया कि कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं, तो अगर ये निकल आया तो आसान चीजें कितनी हो जाएंगी वो देखिए। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऐसे बन गया, हाइपोटेनस कौन सा है जो सबसे बड़ा, वो हाइपोटेनस होता है, तो बीसी सबसे बड़ा है, मान लीजिए मैंने बीसी ये लिख दिया और ए ये हो गया, ए पर 90 डिग्री है, तो ये हो गया 0, 0, ये हो गया बेटा कितना 6, 8, और ये कितना है बेटा -4, 3। सही है, अब आगे देखिए बेटा, ये बताइए मुझे कि सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की डिस्टेंस मांगी थी, तो सर्कम सेंटर तो ये खुद ही हो जाता है 90 डिग्री वाला वर्टेक्स, तो ये तो बेटा ऑर्थो सेंटर तो ये खुद ही हो जाता है, ये ऑर्थो सेंटर हो गया बेटा 0, 0। बेटा सर्कम सेंटर क्या हो जाता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, तो सर्कम सेंटर क्या हो गया मिड पॉइंट, कैसे निकालते हो, 6 + -4/2 और y1 + y2/2, मतलब 8 + 3/2, कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1,11/2। ठीक है बेटा, तो सर्कम सेंटर आ गया मेरे पास, ऑर्थो सेंटर आ गया, बीच की डिस्टेंस मांगी थी, तो अब काफी आसान हो जाएंगी चीजें राइट एंगल ट्रायंगल दिखते ही। तो बस मुझे
डिस्टेंस अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 11/2 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 1 प्लस 121/4, तो 125/4 का रूट, मतलब ये दिख रहा है बेटा मुझे कितना, 5√5/2, ये हो गया। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं है बेटा। तो आप समझ गए होंगे कि बेटा हमें किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। अगर कोई सा भी सेंटर मांगे, उनके बीच की डिस्टेंस मांगे, ऐसा कुछ भी वो करे, तो आप एकदम ध्यान रखें कि अगर स्पेशल ट्रायंगल हुआ, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हुआ या इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, तो आसानी से निकल जाते हैं सारे सेंटर। तो पहले इसलिए चेक करवाया करें और फिर निकालने की कोशिश किया करें, ठीक है। 50% केसेस में ये आसान वाली चीज़ें ही दी होती हैं। देखें बेटा आगे, और देखिए बेटा, बेटा यहां पर हमारे पास पहले मैं सेक्शन फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। सेक्शन फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है x1 y1, मान लीजिए बेटा दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो इस लाइन सेगमेंट को अगर मैंने क्या काम किया, एक बीच में मान लीजिए ये है a, ये है बेटा b, मान लीजिए ये है p और p पॉइंट। मान लीजिए मैंने बोला कि p जो पॉइंट है वो m/n में डिवाइड कर रहा है। मेरा मतलब है कि इफ p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो m/n, मतलब मैं बोल सकता हूं कि AP अपॉन BP इक्वल टू m/n होना चाहिए। इंटरनली, ये वर्ड ध्यान रखना, इंटरनली, कुछ ना दिया हो तो भी हम इंटरनली ही समझते हैं। मेरा मतलब है कि अंदर की तरफ रहते हुए, A और B के बीच में कहीं पॉइंट है, अंदर में कहीं पॉइंट है, सही है। उसका मतलब है इंटरनली कहीं पॉइंट है, बीच में कहीं पॉइंट है। कुछ ना दे तो भी हम यही समझते हैं कि बीच में कहीं है, A और B के बीच अंदर की तरफ कहीं आ रहा है। तो बेटा ये P का जो, अगर ये m/n में डिवाइड करता है P इनको, तो P के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, देन पॉइंट P इज m, इधर वाला रेशियो है तो उधर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, mx2 प्लस इधर वाले रेशियो का इधर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, तो nx1 अपॉन m+n। ऐसे ही और देखिए, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m+n। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये हो जाता है मेरे पास ये पॉइंट। इस तरह से हम नीचे में क्या दोनों का सम आ जाता है m और n का। तो अगर a और b पॉइंट को m/n रेशियो में कोई डिवाइड करने वाला पॉइंट है, तो अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बेटा आपको चाहिए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, सही है। और देखिए ये इंटरनली था, मैं इसको बाहर हेडिंग डाल देता हूं, इंटरनल डिवीजन, जब अंदर रह के डिवाइड किया। अब अगर मैं बात करूं बेटा एक्सटर्नल डिवीजन की, अगर मैं बात करूं बेटा एक्सटर्नल डिवीजन की, तो देखिए अगर मेरे पास ये A है, ये बेटा B पॉइंट है, ये है x2 y2, मान लीजिए कहीं इसी लाइन पर बाहर की तरफ पॉइंट है, मान लो मैंने बोल दिया Q, और Q पॉइंट इस तरह से है बेटा कि ये जो डिवाइड कर रहा है ये m/n में डिवाइड कर रहा है। मेरा मतलब है
कि ए क्यू अपॉन बी क्यू इक्वल टू एम अपॉन एन, वहां भी यही था ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू एम अपॉन एन, बस वहां पॉइंट अंदर की तरफ था, यहाँ पॉइंट ए और बी के बाहर है, तो इसे हमने बोला एक्सटर्नल डिवीजन। अगर वो जनरल बात करे, ए और बी को मिलाने वाली लाइन को m/n में डिवाइड करता है, इंटरनली एक्सटर्नली कुछ ना बोले तो बेटा इंटरनली लेते हैं, डिफॉल्ट इंटरनली लिया जाता है, डिफॉल्ट ये पहला केस लिया जाता है, कुछ भी ना बोले तो, और एक्सटर्नली बोले तो सेकंड केस, तो बाहर रह के डिवाइड कर रहा है। तो अगर बाहर रह के ये ऐसे डिवाइड कर रहा है बेटा, तो जरा देखना, अगर बाहर रह के ये डिवाइड कर रहा है तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा वो देखिएगा। अगर मैं क्यू पॉइंट निकालना चाहूं, बाहर मतलब एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट निकालना चाहूं m/n रेशियो में, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो बिल्कुल सेम चीज, m के साथ रेशियो, दूसरे के साथ इनटू, मतलब mx2, बिल्कुल वही फॉर्मूला, बिल्कुल वही फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1, बस प्लस की जगह माइनस लगा दो हर जगह पे, m माइनस n, ऐसे ही my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, मतलब हर जगह बस क्या करना है बेटा, आपको प्लस की जगह पर माइनस लगा देना है। हर जगह प्लस की जगह पर माइनस लगा देना, सेम फॉर्मूला रहेगा। तो अंदर की तरफ रहते हुए m/n में डिवाइड करें तो ये प्लस वाला फॉर्मूला, बाहर में रहकर पॉइंट इसी लाइन पर कहीं बाहर मिले पॉइंट और वो m/n में डिवाइड करे ए भी हो तो प्लस की जगह माइनस लगा देना, ठीक है बेटा। और देखिए ये जो पॉइंट है, जैसे एक होता है हमारे पास बेटा हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, एक पॉइंट अंदर की तरफ कहीं पी है, एक पॉइंट बेटा बाहर की तरफ कहीं क्यू है। मान लीजिए मेरे पास पॉइंट पी और पॉइंट क्यू इस तरह से है कि ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी क्यू, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, बस एक अंदर रह के एक इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मतलब मैं यहां बोलूंगा इफ पॉइंट P and Q divides line segment AB internally and externally respectively, मतलब एक इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इन सेम रेशियो, इन सेम रेशियो। मान लीजिए मैंने बोल दिया m/n है रेशियो, ठीक है, मतलब P भी m अब m/n में ही डिवाइड कर रहा है, Q भी m/n में ही डिवाइड कर रहा है, बस एक इंटरनली कर रहा है, एक एक्सटर्नली कर रहा है। तो बेटा देन P and Q are called harmonic conjugate, harmonic conjugate of each other with respect to line segment AB, ठीक है बेटा। बड़ी ध्यान से देखिए बेटा, जैसे क्यों बोलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट, मतलब P और Q एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं अगर AB को सेम रेशियो में डिवाइड करें, एक अंदर रह के एक बाहर रह के, तो P और Q हार्मोनिक कॉन्जुगेट एक दूसरे के हो गए, ठीक है भैया। क्यों बोला हार्मोनिक कॉन्जुगेट वो भी सुनिए, चूंकि ए से शुरुआत कीजिए, कितने टुकड़े हैं, AP, AB एंड AQ, तो बिकॉज AP, AB and AQ are in harmonic progression, बात समझ रहे हैं बेटा आप, क्योंकि AP, AB और AQ हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, सही है भैया, ठीक है, इसलिए इनको बोला गया P और Q को हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो कई बार ऐसा देगा कि पॉइंट P दे दिया, मान लीजिए मेरे पास
बोला कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट लिखिए। तो पहले हमें पता होना चाहिए ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली कर रहा है या एक्सटर्नली कर रहा है। फिर दूसरा वाला दे देंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए बड़े ध्यान से, मान लीजिए मुझसे बोला गया क्वेश्चन, फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पॉइंट P। मान लीजिए इसको ये दे दिया बेटा हमें 1,3 विद रेस्पेक्ट टू द लाइन सेगमेंट AB, वेयर ए पॉइंट क्या है बेटा, ए पॉइंट मान लीजिए मुझे दे दिया गया -2, -6। मान लीजिए बेटा दूसरा पॉइंट मुझे दे दिया गया कि भैया 2,6। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए, तो बड़े ध्यान से देखना बेटा। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास ए पॉइंट, मान लीजिए बेटा ये है हमारे पास बी पॉइंट, और कहीं पर हमारे पास पी होगा 1,3। तो इसने बोला कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताइए, तो मतलब क्यों बताना है। तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पी, तभी तो उस रेशियो का दूसरा वाला पॉइंट निकाल के दूंगा मैं। तो बेटा आप जब भी किसी का रेशियो निकालना पड़े कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आप उसको K:1 ले लिया करें रेशियो को। तो लेट पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB इन रेशियो K:1। तो इसका मतलब इसका जो P का जो x कोऑर्डिनेट होगा, चाहे x या y कोई एक ले लिया कीजिए, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, यहां दिया हुआ तो 1 है, तो होगा क्या K×2 प्लस 1 × -2 अपॉन K+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो गया, ये हो गया मेरे पास K=3। तो K3 हो गया, मैं K:1 लेके चल रहा था, तो रेशियो क्या हो गया 3:1 हो गया। बेटा K की जो वैल्यू आई है, अगर यहां मैं लिख देता हूं कि अगर K पॉजिटिव आए, इफ K इज पॉजिटिव देन इट इज पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन। ये याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आप रेशियो निकालना चाहते हैं कि ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अगर मान लीजिए K:1 आपने रेशियो लिया, आपने फॉर्मूला लगाया रेशियो का और उस कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दिया, तो K की वैल्यू या तो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। अगर पॉजिटिव आई K की वैल्यू, तो इंटरनल डिवीजन कर रहा था ये पॉइंट पे, और अगर इफ K इज नेगेटिव, K की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो समझ जाना देन इट इज पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। इट इज पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो अगर पता करना हो कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, तो बेटा आप तो K:1 रेशियो का फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं P के उससे इक्वल करवाएं, x को या y को किसी भी एक को, और उसके बाद K की वैल्यू आएगी, तो रेशियो पता लग जाएगा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर K नेगेटिव आए तो बोल देना एक्सटर्नल डिवीजन है, अगर K पॉजिटिव आए तो बोल देना इंटरनल डिवीजन है। या हमारा K पॉजिटिव आया तो हमने बोला इंटरनल डिवीजन है, मतलब ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है। तो मुझे निकालना है इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब Q। तो Q क्या करेगा, Q करेगा एक्सटर्नली डिवाइड कर देगा, Q एक्सटर्नली डिवाइड कर देगा सेम रेशियो में, इन सेम रेशियो। रेशियो था क्या बेटा 3:1, ये 3:1 में क्या कर देगा बेटा एक्सटर्नली डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब देखिए तो ये कितना हो गया, एक्सटर्नली डिवाइड करने का बेटा फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है भाई 3:1 है ना, तो 3 इधर से 3 है ना, तो 3 उधर वाला, तो 3 × 2 माइनस इधर वाला 1 इधर वाला 1 × -2 अपॉन m-n 3 - 1 कोमा ऐसे बेटा 3 इधर वाला रेशियो है तो उधर वाले से मल्टीप्लाई बाई से 3 × 6 माइनस 1 उधर वाला अपॉन 3 - 1 ऐसे हो गया।
कितना हो रहा है बेटा, 6 + 2 मतलब 8/2 कॉमा ये कितना हो गया भैया 18 + 6 कितना हो जाता है 24/2 मतलब ये हो गया 4,12 क्यू जो था। तो हमें पी क्यू क्या था, हार्मोनिक कॉन्जुगेट था पी का। तो हम यहां लिख सकते हैं कि भैया हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पी इज क्यू मतलब 4,12। तो कोई दिक्कत होगी बेटा। और अगर मान लीजिए कि नेगेटिव आता तो हम समझ जाते हैं कि पी जो है एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट है। और अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट है तो हम क्या करते हैं बेटा उस केस में, हम उस केस में जो है इंटरनल वाला पॉइंट उसको दे देते हैं। सही है, मतलब माइनस की बजाय प्लस वाला से निकाल के देते फिर हम प्लस वाले रेशियो से। ठीक है बेटा, समझ गए बात को। चलिए बेटा आगे और देखिए, तो और क्वेश्चन देखिए बेटा। एक क्वेश्चन इसमें ऐसे बीच में लिखा हुआ है, पता नहीं टीचिंग नोट्स में पुरानी प्रैक्टिस के लिए शायद, ट्रिग्नोमेट्री का। अगर मुझसे बोला जाए द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर इक्वेशन कोस की पावर 7 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 इन थीटा बिलोंग्स टू -π से π, मतलब -π से π में जो है मुझे थीटा की वैल्यूज काउंट करनी है। देखिए बेटा बहुत बड़ी बड़ी जब पावर आई तो सोल्व तो हो नहीं सकता, मुझे भी पता है, स्क्वायर वगैरह हो तो फैक्टराइज वगैरह भी कर लेते हैं। अब एक काम कीजिए बेटा, इन दोनों का सम 1 चाहिए साइन और कोस का। तो क्या एक तो ये तरीका है कि जब ये 1 हो और ये 0 हो तो 1 आ सकता है, एक जब ये 0 हो और ये 1 हो तो 1 आ सकता है। ठीक है, दो ही मुझे केस दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, केस 1 व्हेन कोस की पावर 7 थीटा इक्वल टू 1 एंड साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 0। केस 2 ले लेता हूं, जब कोस की पावर 7 थीटा इक्वल टू 0 एंड बेटा साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से देख लीजिए, जब कोस की पावर 7 थीटा इक्वल टू 1 होगा मैं लिख सकूंगा कोस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसे मैं लिख सकूंगा साइन थीटा इक्वल टू 0। बेटा -π से π में ही तो देखना है, तो हम सीधे ही लिख दें, इतना क्यों दिमाग लगाएं। कोस थीटा 1 कहां पे होता है, 0 पे, 2π पे, इन सब पे। तो -π से π में x इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 हुआ, और थीटा इक्वल टू 0 पर साइन भी 0 हो रहा है। तो दोनों का कॉमन क्या आया -π से π में, कि थीटा इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन हो गया जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ देखिए, जब कोस की पावर 7 0 है तो ये मुझे समझ में आ गया कोस थीटा इक्वल टू 0। तो बेटा -π से π में क्या क्या आ सकता है, π/2 का मल्टीपल देता है 0। तो -π से π में कौन कौन है, π/2 का मल्टीपल, -π/2 एंड π/2। साइन की पावर 4 थीटा अगर 1 है तो साइन थीटा इक्वल टू +-1। तो थीटा बेटा क्या क्या चलेगा, -π/2 एंड π/2 चलेगा -π से π में। दोनों से सेम आंसर आया, दोनों का इंटरसेक्शन में यही आ जाएगा। मतलब दो वैल्यू आ गई थीटा की यहाँ से इस वाले केस से, और एक वैल्यू आ गई इस केस से। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई बेटा, -π से π में, जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन -π to π इज क्या हुआ 3। तो कई बार जब एकदम बड़ी पावर आए साइन और कोस की, उनका सम 1 लिखा हो या डिफरेंस 1 लिखा हो, तो आपको ऐसे भी सोचना है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए ऐसा देखते ही कि जो 7 पावर है या फिर जो बेटा 4 पावर है, ये कोई 7 पावर वगैरह फैक्टराइज होकर छोटी तो हो नहीं सकती, फैक्टराइज हो नहीं सकती, तो मतलब ऐसा ही कुछ गड़बड़ रही होगी। ठीक है बेटा, और देखिए मैं AM GM HM की प्रैक्टिस कराने के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं बेटा। यहाँ पे चूंकि एक्चुअली कल टेस्ट है इसलिए मैं 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ बेटा, और कोई बात नहीं है क्योंकि कल इन्हीं सब का टेस्ट है ना। मान लीजिए मैंने लिखा लेट A B C आर पॉजिटिव रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, x³
माइनस 9x स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0। देन अल्फा क्या होगा? जब भी क्यूबिक आए और बोले कि ये पॉजिटिव रूट है अल्फा बीटा गामा, और यहाँ बीच में वेरिएबल वगैरह लिखे, जैसे ये लिख दिया अल्फा अल्फा, तो आप समझ जाना फैक्टराइज होकर एबीसी तो निकल के आ नहीं सकते, रूट्स तो निकल के आ नहीं सकते उस केस में, ठीक है। ये पॉजिटिव जब वर्ड बोलता है ना, तो समझ जाना AMGM की बात हो रही है। क्यूबिक के केस में जब भी बोले इसके रूट्स पॉजिटिव हैं, आप AMGM की बात करें, चूंकि सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही AMGM पॉसिबल होता है। सही है, तो क्यूबिक दे और रूट्स को पॉजिटिव बोले तो AMGM की बात करें। इनका बेटा AM कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, मतलब ABC नाम दिया हुआ है, चलो हम भी लिख देते हैं A प्लस B प्लस C बाई 3। और यहाँ से क्या होगा बेटा? सम ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स है ना, तो माइनस B बाई A मतलब 9, तो 3 हो गया बेटा इनका AM। मान लीजिए मैं बात करूं बेटा, अच्छा और क्या क्या निकाल सकते हो बेटा? यहाँ दो के प्रोडक्ट का सम भी निकाल सकते हो ना आप, AB प्लस BC प्लस CA, तो क्या हो जाएगा वो? माइनस प्लस माइनस अल्फा हो गया। ऐसे बेटा तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, ठीक। क्यूबिक से ये सम ऑफ रूट्स यूज किया, यहाँ दो के प्रोडक्ट का सम, यहाँ ये दोनों को जरा डिवाइड करना, चूंकि अल्फा को यूज करने से कोई मतलब तो है नहीं, मैंने इन दोनों को बेटा डिवाइड किया, मतलब AB प्लस BC प्लस CA अपॉन ABC, अल्फा अपॉन अल्फा कितना हो गया? 1। ये डिवाइड होके आ रहा है 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C इक्वल टू 1। बेटा अगर मैं HM की बात करूं, चूंकि 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C HM में आता है, तो 3 अपॉन ये फॉर्मूला होता है ना 3 का HM का, तो 3 अपॉन 1, तो आंसर ये क्या हो गया बेटा? 3 हो गया। तो HM 3 है, AM 3, अरे ये तो बेटा वो हो गया ना, अक्सर IM इक्वल टू HM आ जाया करेगा, या फिर AM इक्वल टू GM आ जाया करेगा। ये AM इक्वल टू HM आ गया, और अगर AM इक्वल टू HM है तो इसका मतलब हो गया कि सारे नंबर इक्वल रहे होंगे, सारे रूट्स इक्वल रहे होंगे। इनका सम कितना था? A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी थी बेटा? 9 थी। तो अगर ये तीनों इक्वल थे और तीनों इक्वल थे और इनका सम 9 था, तो तीनों कितने हो गए बेटा? 3 3 3 हो गई सबकी वैल्यू, ठीक है। और अगर इनकी वैल्यू 3 3 3 हो गई, तो निकालना क्या था हमें? अल्फा। तो इनका प्रोडक्ट क्या दिया था? अल्फा। तो ABC इक्वल टू दिया था अल्फा, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो गया? अल्फा। यहाँ रख दूंगा मैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 27 हो गया। तो समझ रहे हैं आप बात को, कि जब भी क्यूबिक दे बोले इसके सारे रूट्स पॉजिटिव हैं, तो आप क्या करेंगे बेटा? उस केस में आप AMGM की बात करेंगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, और दो के प्रोडक्ट का सम निकालिए। यहाँ से इनको डिवाइड करके क्या आएगा? HM आएगा, और यहाँ से क्या आएगा बेटा? हमारे पास AM आएगा। और अगर ये अक्सर ये दोनों इक्वल मिलेंगे आपको, समझ गए? जब भी पॉजिटिव रूट बोले क्यूबिक के, तो ऐसे करना है बेटा। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। कल के एग्जाम के लिए आज का और कल का जो प्रीवियस यस्टरडे वाला लेक्चर जरूर पढ़ें, ठीक है बेटा, क्योंकि इनमें मैंने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करवाई है, ठीक है। थैंक यू।